हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए, अनुवंशिकी क्या होता है। लक्षणों के वंशीगत हो- होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही अनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, देखिए चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का नाम है तो चैप्टर के नाम से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद अनुवंशिकता, ठीक है, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, ठीक है, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ वंशागत यानी वंश होना क्या कहलाता है, अनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आइए विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है, एक स्पीसीज के विभिन्न जीवों में शारीरिक अभिकल्प और डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, विभिन्नता के प्रकार कैसे होते हैं देख लीजिए। विभिन्नता दो प्रकार के होता है, पहला शारीरिक कोशिका भिन्नता, दूसरा चरण कोशिका भिन्नता। ठीक है, सबसे पहले शारीरिक कोशिका भिन्नता के बारे में जानते हैं। यह शारीरिक कोशिका में आती है। ठीक है, जब शारीरिक कोशिका भिन्नता है तो शारीरिक ही में आएगी। ठीक है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कानों में छेद, कुत्ते में कुत्तों में पूंछ काटना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जनन कोशिका भिन्नता। ये क्या होता है, यह जनन कोशिका में आती है। जनन का मतलब आप लोग जानते होंगे, पिछली वीडियो में बताया था जनन क्या होता है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जैव विकास में सहायक भी होते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि जनन कोशिका और जी क्या था, शारीरिक कोशिका में अंतर बताइए, तो आपके ये अंतर भी हो गए हैं, ये इसकी विभिन्नता भी हो गई है। ठीक है, उसके बाद जैसे मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। तो विभिन्नता इसकी देख लीजिए, जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या था वो भी बेटा पिछले चैप्टर में पहली वीडियो में क्लियर कर दिया था। ठीक है, इसलिए प्लीज दूसरी वीडियो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। अलैंगिक जनन क्या होता है, विभिन्नताएं कम होगी, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद लैंगिक जनन क्या होता है, विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन यानी उपपरिवर्तन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे विभिन्नता के लाभ क्या है विभिन्नता से क्या लाभ होता है। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। कौन, जैसे उदाहरण में आपका उच्चता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवृत का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। अब आ जाइए मेंडल का योगदान। मेंडल एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इस चैप्टर से मेंडल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेंडल के बारे में समझ लीजिए। मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, नियम याद करिएगा। मेंडल को आनुवंशिक के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपन्यास यानी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। विपन्यास आप छोड़िए, आप विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरणता गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने, ठीक है, पौधे, सफेद सफेद बैगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबित एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की। उसके बाद मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चयन क्यों किया गया, ये क्वेश्चन आपके मन में भी उठा होगा कि मटर ही क्यों चयन किया गया। तो देखो, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधों में विपन्यासी यानी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल छोटा होता है, मटर बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है ना। समानतः परागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी के अनेक बीज बनाता है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। उसके बाद आ जाइए एकल संकरण। एकल संकरण क्या है, मटर के दो पौधों की एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल
संकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, लंबे पौधे तथा बौने पौधों के मध्य संकरण। ठीक है, अब आ जाइए अपलोकन। अपलोकन क्या होता है? प्रथम संतति पीढ़ी तथा एफ में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दोनों लक्षणों में केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। अब आ जाइए F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे बे 1/4 बौने पौधे थे। फिर उसके बाद फिनोटाइप F2 जिसमें बेटा 3:1 यानी 3 लंबे पौधे अनुपात 1 बौना पौधा था। ठीक है, जीनोटाइप में क्या था? 1:2:1। ठीक है, फिर आप आ जाइए टी स्मॉल टी और टी का संयोजन। जैसे हमारा कैपिटल टी का अनुपात क्या है? कैपिटल टी आप कैपिटल डबल टी का है 1। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का है 2, और दोनों ट्रिपल टी के सॉरी स्मॉल टी के का अनुपात है 1 से प्राप्त होता है। निष्कर्षण क्या है इसका? मतलब ये सब क्या था? तो देख लीजिए, कैपिटल टी बा कैपिटल स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे, यद्यपि इस ट्रिपल डबल स्मॉल टी बौना पौधा है। ठीक है, टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त, जबकि बौनेपन के लिए कि दोनों की प्रतियां स्मॉल टी होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये बेटा इसका निष्कर्षण था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद आ जाइए द्विसंकरण, या फिर बोल सकते हैं द्विविकल्पी संकरण। ठीक है, मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पों के लक्षण के मध्य क्रॉस। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़ी विपरीत विशेषों में विभिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की प्रकृति। बीज का रंग और बीज की प्रकृति, जैसे गोले गोले और पीले बीज 9। ठीक है, गोल और हरे बीज 3, झुर्रीदार पीले बीज अनुपात 3, झुर्रीदार हरे बीज अनुपात 1। ठीक है, इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशगति होती है। आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नियम इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। मेंडल ने मटर पर दिए संकरण प्रयोगों के निष्कर्षण के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिक के नियम कहा जाता है। ठीक है, क्या नियम है देख लीजिए। यह नियम निम्न से है: प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र अभियोजन का नियम। ठीक है, प्रभाविकता का नियम क्या है देख लीजिए। जब मेंडल ने विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाले समयुग्मी पादपों में जब संकरण करवाया, तो क्रॉस में मेंडल के एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का ही अध्ययन किया, तो उसने पाया कि एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है। इसी को प्रभाविकता कहा गया और इस नियम को मेंडल का प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये बेटा पहला नियम हो गया। अब उसके बाद आ जाइए पृथक्करण का नियम, या बोल सकते हैं बी संयोजन का नियम। ठीक है, युग्मों की शुद्धता का नियम भी इसे बोला जाता है। ठीक है, युग्मन निर्माण के समय दो युग्मी विकल्पी अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मन में सिर्फ एक विकल्पी हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण नियम भी कहा जाता है। अब आ जाइए स्वतंत्र अभियन का नियम। ठीक है, यह नियम द्विसंकरण के परिणाम पर आधारित। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकरण में एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी के निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनः व्यवस्थित होते हैं। मतलब जब इनका दूसरे लक्षण से ये निर्माण के समय पे दूसरे लक्षण के जब इनके बन रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं? अलग होते हैं और पुनः व्यवस्थित होते हैं। इनके लक्षण में अनुपात, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। इनके लक्षण में अनुपात देख लीजिए, 9:3:3:1। ठीक है, उसके बाद लिंग निर्धारण क्या होता है देख लीजिए। अलग अलग स्पेसीज लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे की उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए घोंघा। ठीक है, कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र का निर्माण करता है, जैसे XX मादा यानी बोल सकते हैं पुरुष। ठीक है, XX मादा यानी लेडीज। ठीक है, XY नर यानी पुरुष। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण आधे बच्चे। ठीक है, आधे बच्चे लड़के एवं आधे
लड़की हो सकती हैं। ठीक है, सभी बच्चे सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अ- अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है वह लड़का होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विकास, ठीक है, विकास क्या होता है? ये निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों शुरू हुआ, जिसमें नई स्पीशीज का उद्भव हुआ, विकास कहलाता है। ठीक है, उपार्जित लक्षण क्या होता है? देख लो बेटा, उपार्जित लक्षण वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए अल्प पोषित रंग के भार में कमी। उपार्जित लक्षणों के गुण क्या होते हैं? यह लक्षण जीव द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते हैं व अगली पीढ़ी के वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, उदाहरण के अल्प पोषित भार के दार में कमी। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? देख लीजिए। ठीक है, वे लक्षण जिसमें कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है। ठीक है, अपने जनक से प्राप्त करता है, आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए मानव के आंख व बालों के रंग। आनुवंशिक लक्षण के गुण, ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जैव विकास में सहायक होते हैं। उदाहरण के मानव के आंख बालों के रंग। ठीक है, जाति उद्भव होती है, पूर्व स्पीच से एक नई स्पीच का बनना जाति उद्भव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जाति उद्भव किस प्रकार होता है ये भी देख लीजिए। इसके होने का देख लीजिए जीन प्रभाव। सबसे पहले इसमें जीन प्रभाव आता है। क्या क्या होता है जीन प्रभाव? उन दो सम्मिष्ट के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग अलग है। आनुवंशिक विचलन, ये क्या होता है? किसी एक सम्मिष्ट की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक पृथक्करण। ठीक है, जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि के कारण आता है। ठीक है, इसमें दो उपशिष्ट के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। ठीक है, आनुवंशिक विचलन का कारण क्या होता है? ठीक है, यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त हो। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो। अच्छा, अभिलक्षण क्या होता है? बाह आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रक्रिया अभिलक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे चार पाद होते हैं, एक अभिलक्षण। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए समजात अभिलक्षण क्या होता है? समजात अभिलक्षण विभिन्न जीवों में वह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है। यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आप देख लिए पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर। ठीक है, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है किंतु यह भिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के होते हैं। उसके बाद आ जाइए समजात अंग। वह प्रदर्शित करते हैं कि अंगों मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई व जैव विकास का प्रमाण देते हैं। समरूप अभिलक्षण क्या होता है? वह अभिलक्षण जिसकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है। जैसे पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। ठीक है, समरूप अंग क्या होता है? ये प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो सामान्य कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीवश्याम। अब ये क्या होता है? यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए अमोनाइट जीवाश्म अकशेरुकी। ठीक है, ट्राइबोलाइट जिसे बोलते हैं शीमन में, और ये भी क्या होता है?
अकशेरुकी होता है। नाइटिया जीवाश्म, ये किसका होता है? मछली का। उसके बाद राजोसौरम जीवाश्म, ये किसका होता है? डायनासोर। ठीक है। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं? खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। ठीक है। फांसियल डेटिंग क्या होती है इनकी? जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब आ जाइए तथा विकास एवं वर्गीकरण। ये क्या होता है? विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उसमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वज से हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट देख लो। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। ठीक है। अब आ जाइए विकास के चरण। ठीक है। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। ठीक है। पहला है आपका योग्यता को लाभ, जैसे आंखों का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। उसके बाद देख लिए प्लेनेरियो में अति सरल आंख होती है। ठीक है। कीटों में क्या होता है? जटिल आंख होती है। मानव में द्विनेत्री आंख होती है। हम लोगों के पास 2 आंख होती हैं। ठीक है। उसके बाद गुणता के लाभ कैसे? ठीक है, देख लीजिए। नव दृढ़ता जांग होता है। ठीक है। पंखों का विकास, पंख पर ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। ठीक है। उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे, पर पंखों में उड़ने में सामर्थ्य नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। ठीक है। अब आ जाए कृत्रिम चयन। ये क्या होता है? ये भी जान लीजिए। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचना एक सामान्य परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसके चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियों विकसित की। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए आगे। आणविक जाति वृत्त। ठीक है। ये क्या होता है? ये भी समझ लीजिए। यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान, ठीक है, जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। ठीक है। दूरस्थ संबंधी इसका दूसरा पॉइंट है। जीवों में डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। देखिए, जनन आप लोग को मैंने बता चुका हूँ। ठीक है। और जो जनन समझ गए होंगे तो समझ सकते हैं डीएनए में कैसे भिन्नता हो सकती है। मानव विकास के अध्ययन में मुख्य साधन क्या है? उत्खनन। ठीक है। डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, समय निर्धारण, जीवाश्म। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कुछ बच्चा है। इस चैप्टर से बेटा जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी इस चैप्टर से आपका पेपर में आना था, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया है। ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, आप ही लोगों के लिए है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।